Hello student, I am Surabasthana, your SST teacher again with you. Okay, dear students, as you know, these days we are talking about the chapter number 3, and the chapter name is Our Changing Earth. Okay, so dear students, in the previous video, we have completed endogenic forces. Okay. Endogenic forces which are responsible for changes on the surface of the earth. Okay, so volcano, and also talked about volcano and earthquake which are comes out by the endogenic force and resulting in changing occurs on the surface of the earth. Okay, so dear students, the endogenic forces have completed. Now today we will start to talk about the exogenic forces, which are, what is the exogenic forces? Exogenic forces, that those forces which are affected by the external phenomena. Okay, वो forces जो external यानी कि अर्थ के ऊपर कि फोर्सेस से जो इफेक्ट होती हैं, दैट आर नोन एज एक्सोजेनिक फोर्सेस, एंड द एक्सोजेनिक फोर्सेस आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो देयर आर सम एजेंट्स हु क्रिएट्स द चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द एक्सोजेनिक फोर्सेस. सो फर्स्ट एजेंट इज रिवर. So first we will talk about the river, how a river creates a different landforms on the surface of the earth. So dear students, last वीडियोस तक हमने क्या किया, हमने एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में बात किया, क्योंकि एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से ही वोल्केनो और अर्थक्वेक आते हैं और जो कि अर्थ की सरफेस पे चेंज क्रिएट करते हैं. क्योंकि जब वोल्केनो आता है, जो ज्वालामुखी फटता रहता है एक टाइम से, तो उससे क्या होता है, एक अर्थ की सरफेस पे चेंज आता है, एक क्या बन जाता है, एक माउंटेन बन जाता है, एक वोल्केनो माउंटेन बन जाता है. और इसी तरह अर्थक्वेक से कैसे चेंजेस आते हैं अर्थ की सरफेस पे, अर्थक्वेक से बहुत सारे डैमेजेस होते हैं अर्थ की सरफेस पे, इस तरह से चेंजेस आते हैं. सो हमने एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में तो बात कर ली. एक्सोजेनिक फोर्सेस भी होती हैं स्टूडेंट्स. वो एक्सोजेनिक फोर्स उन फोर्स को कहते हैं जो बाहर के फेनोमेना से, अर्थ के ऊपर के फेनोमेना से इफेक्ट होती हैं, और इनकी वजह से भी क्या होता है, इनकी वजह से भी अर्थ की सरफेस पे चेंज होता है. सो यहाँ पे कुछ एजेंट्स होते हैं जो जो अर्थ की सरफेस पे चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल रिवर की वजह से भी क्या होता है स्टूडेंट्स, रिवर की वजह से भी अर्थ की सरफेस पे चेंज होता है. सो नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड रिवर की वजह से कौन से अर्थ की सरफेस पे क्या क्या चेंजेस आती हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दिस स्टैंजा. मेजर लैंड फॉर्म्स. ओके, मेजर लैंड फॉर्म्स. द लैंडस्केप इज बीइंग continuously worn away by two processes, weathering and erosion. Okay, so weathering is the breaking up of the rocks on the earth's surface, and erosion is the weathering away of the landscape by different agents like water, wind and ice. The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc., and eventually deposited. This processes of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. Okay, so river अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स कैसे फॉर्म करती है, ये जानने के पहले स्टूडेंट्स हम जानेंगे वेदरिंग और इरोजन क्या है. ओके, दिस इज अ प्रोसेस ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. वेदरिंग क्या है, वेदरिंग है ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स, मतलब पहाड़ों का, चट्टानों का टूटना ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर
चट्टानों का टूटना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? वेदरिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मार्क इट। इफ आई कट इनटू द पीसेस, इफ आई कट इट इनटू द पीसेस, दैट्स आ वेदरिंग। अगर मैं इस मार्कर को छोटे छोटे पीस में काट दूं तो ये क्या होगा? ये वेदरिंग प्रोसेस होगा। इसी तरह से चट्टानों का अर्थ की सरफेस पे टूटना, दैट आर नोन एज वेदरिंग। ओके, नाउ वेदरिंग एंड इरोजन। व्हाट इज इरोजन? ओके, अब हम वेदरिंग समझ गए। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इरोजन। व्हाट इज इरोजन? Erosion is the wearing away of the landscape by the different types of agent like water, air, ice. मतलब वेदरिंग क्या है? चट्टानों का धरती की सतह पर टूटना, दैट्स आर नोन एज वेदरिंग। एंड इरोजन, इरोजन का मतलब क्या होता है? इन्हीं जो टूटे हुए पार्टिकल्स हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये रॉक्स है, ठीक, ये कोई माउंटेन, ये कोई माउंटेन है। अब इस माउंटेन का क्या होना? छोटे 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 टुकड़ों में टूटना। ओके, दैट्स आर नोन एज वेदरिंग। नाउ वेदरिंग, ठीक। नाउ व्हाट इज इरोजन? वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप, wearing away of the landscape by the different types of agents like water, air, etc. So weathering क्या है? माउंटेन्स का, चट्टानों का छोटे छोटे भाग में टूट जाना, दैट आर नोन एज वेदरिंग। अगर यही चट्टानों के टूटे हुए भाग किसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट के थ्रू, मतलब मान लो यहाँ से कोई नदी आ रही है और ये नदी क्या कर रही है? ये नदी टूटे हुए चट्टानों के भाग को अपने साथ लेके जा रही है और ले जाके ये क्या कहीं पे छोड़ दे रही है, तो यहाँ पे छोड़ दी, ये अपने साथ लेके जा रही है, ठीक है। मतलब चट्टानों के टूटे हुए भाग का किसी के भी द्वारा, चाहे वो हवा के द्वारा, चाहे पानी के द्वारा, किसी के भी द्वारा उनका एक जगह से दूसरी जगह ही जाना, दैट आर नोन एज erosion. Okay, that is known as erosion. So hopefully you have understand what is weathering and what is erosion. Weathering, breaking up the rocks on the surface of the earth, and erosion, wearing away of the landscape by different types of agents are known as erosion. Okay. The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. This process of erosion and deposition create different types of landforms on the surface of the earth. Okay? होता क्या है स्टूडेंट्स? रॉक्स के टूटे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। और इसे नदी कैरी करती है, दैट आर नोन एज इरोजन। और नदी जब इसे अपने साथ लेके जाती है, लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहाँ नदी का फ्लो जो है बहुत कम हो जाता है। प्लेन एरियाज में क्या होता है स्टूडेंट्स? नदी का फ्लो बहुत, रिवर का फ्लो बहुत कम हो जाता है, तो वो क्या करती है? अपना फ्लो बनाए रखने के लिए उन सेडिमेंट्स को जो पहाड़ों से कैरी करके ले आती है, उन्हें एक जगह पे सेटल कर देती है, छोड़ देती है। दिस प्रोसेस आर नोन एज डिपोजिशन। Okay, this process are known as deposition. Okay, this process is known as deposition. ठीक है, तो इसी इरोजन और डिपोजिशन की वजह से डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं अर्थ की सरफेस पे। सो इरोजन एंड डिपोजिशन resulting in the different types of landforms on the surface. These two processes are responsible for creating new landforms on the surface of the earth. मतलब इरोजन और डिपोजिशन की वजह से ही स्टूडेंट्स क्या होता है? अर्थ की सरफेस पे लैंडफॉर्म, डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं, और ये इरोजन एंड डिपोजिशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स के थ्रू किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, work of a river. Now we will try to understand how the
river creates different types of landform at the surface of the earth by the erosion and deposition process. Okay, so the running water in the river erodes the landscape. When the river tumbles at the steep angle over very hard rocks down a steep valley side, it forms a waterfall. तो क्या होता है, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडफॉर्म। तो जब होता क्या है स्टूडेंट्स, जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो वो इरोड करती हैं। किसको इरोड करती हैं? चट्टानों को इरोड करती हैं, उन्हें वेदर्ड करती हैं और सेडिमेंट्स को इरोड करती हैं। ठीक, ओके डियर स्टूडेंट्स, जस्ट सपोज दिस इज अ माउंटेन, इफ द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हियर, the river originate from here, river weathered rocks क्या करती है, जब नदी पहाड़ से निकलती है तो मान लीजिए यहाँ पे हार्ड चट्टान है तो नदी इसको वेदर नहीं कर पा रही है। यहाँ पे सॉफ्ट है तो क्या करेगी, इसको काटेगी। इसको क्या करेगी, इसके फ्लो की वजह से माउंटेन का ये एरिया क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, क्योंकि नदी जब बहुत ढलान से आती है, बहुत तीव्रता से आती है तो क्या करेगी, वो पहाड़ों को तोड़ती है और इस वजह से क्या होता है, वाटरफॉल बनता है। क्या होता है, वाटरफॉल बनता है। सो फर्स्ट रिवर क्रिएट अ लैंडफॉर्म ऑफ वाटरफॉल। वाटरफॉल कैसे बनता है, जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो जहाँ पे चट्टानें ज्यादा हार्ड नहीं होती है वहां पे उसको क्या कर देती है, वहां पे इसको वेदर्ड कर देती है और इस तरह से क्या होता है, एक लैंडफॉर्म क्रिएट होता है एंड दैट लैंडफॉर्म आर नोन एज वाटरफॉल। ओके, नाउ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। और दुनिया में क्या है, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, बहुत छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अफ्रीका। सो सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है स्टूडेंट, विच वाटरफॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड? सो एंजल वाटरफॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड विच इज सिचुएटेड इन द वेनेजुएला कंट्री एंड दिस इज अ कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। वेनेजुएला कंट्री में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है एंजल वाटरफॉल। ये सबसे ऊंचा वाटरफॉल है और ये कहाँ पे स्थित है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के एक देश, एक कंट्री वेनेजुएला में। ओके, द अदर वाटरफॉल्स आर नाइगर फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल इज नियाग्रा वाटरफॉल्स एंड this waterfalls is situated on the border between the border of USA and Canada, and these countries are the countries of North America continent. Okay, नाइग्रा वाटरफॉल दूसरा इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है स्टूडेंट्स, जो कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है और ये दोनों देश नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश हैं। नेक्स्ट, and Victoria Falls on the borders of Zimbabwe, Zambia and Zimbabwe in Africa. Next important waterfall is Victoria Waterfalls. तीसरा important waterfall कौन सा है? ये विक्टोरिया वाटरफॉल है जो कि जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पर स्थित है और ये दोनों देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ये दोनों कंट्रीज अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हैं एंड विक्टोरिया झील से ही फ्रॉम द विक्टोरिया लेक द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इज ओरिजिनेट। विक्टोरिया लेक से ही, विक्टोरिया वाटरफॉल से ही विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी ओरिजिनेट हुई थी। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेड्स known as meanders. Due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer. In due course of time, the meander loop cuts off from the river and form a cut-off lake, also called an oxbow lake. At times, the river overflows its banks. This leads
to the flooding of the neighboring areas. As it floods, it deposits layers of the fine soil and other material called sediments along the banks. This leads to the formation of the flat fertile floodplain. The raised banks are called levees. As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and river begins to break up into a number of streams called distributaries. The river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouths form a delta. मतलब क्या होता है, वाटरफॉल क्रिएट करके नदी पहाड़ों से क्या हुई, प्लेन एरिया में जब आ जाती है तो ये क्या करती है, ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है. ओके, व्हेन द रिवर enters into plain area, the river takes turns, twists and turns, and the large bends so creates large bends known as meanders. तो क्या होता है, जब प्लेन एरिया में रिवर एंटर करती है तो इससे फिर क्या करती है, ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है, और ये ट्विस्ट एंड टर्न से जो बेंड बनते हैं उनको meanders कहते हैं. ओके, सो meanders किसे कहते हैं, नदी प्लेन एरिया में आ गई पहाड़ों से और ये क्या कर रही है, ये ट्विस्ट एंड टर्न्स ले रही है. ओके, दिस स्ट्रक्चर of river are known as meanders. ओके, सो इसी को क्या कहते हैं, जब प्लेन एरिया में नदी ऐसे ऐसे बहने लगती है तो इसी स्ट्रक्चर को हम meanders कहते हैं. सो क्या होता है, नदी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है तो इसे क्या करती है, इसे डिपॉजिट करती रहती है, इरोड करती है. यहाँ से रिवर्स इरोड द सेडिमेंट्स फ्रॉम द माउंटेन एंड डिपॉजिटेड हियर. उसे क्या करती रहती है, डिपॉजिट करती रहती है. और फिर एक टाइम ऐसा आता है, इतना डिपोजिशन हो जाता है कि नदी के रास्ता यहाँ पे बंद हो जाता है, तो नदी क्या करती है, यहाँ से सीधी बहने लगती है. ठीक है, तो ये एरिया क्या हो गया, ये एरिया ऐसे ऊपर कट गया. ठीक, ये क्या हो गया, ये एरिया अलग हो गया. नदी कहाँ से फ्लो कर रही है, फ्रॉम हियर. सो नदी अब यहाँ से फ्लो कर रही है, ये एरिया ऊपर चला गया. That are known as oxbow lake. So what is meanders? The structure of this are known as meanders, and when the bends cut off, from the loop, that are known as oxbow lake. Okay, oxbow का मतलब बैल के ऊपर उसकी गर्दन के पास जो ऊंचा सा एरिया होता है, that are known as oxbow. और ये क्या होता है, एरिया oxbow की तरह भी दिखता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, oxbow lake. Okay, now at the times of rivers overflow its bank, होता है क्या है, मान लीजिए suppose that this is a river and this is the bank of a river. रिवर ऐसे बह रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये अपने बैंक से बाहर फ्लो कर जाती है, जनरली इन द रेनी सीजन. ठीक है, तो क्या होता है, वो अपने किनारों से बढ़ के बहने लगती है और वो उसका बैंक यहाँ तक पहुँच जाता है. ओके, सो जब बारिश का सीजन खत्म हो जाता है, पानी कम हो जाता है, तो क्या करती है, नदी रिट्रीट हो जाती है, अपने एरिया में आ जाती है. लेकिन यहाँ पे क्या करती है, वो जो अपने साथ सेडिमेंट्स लाई होती है नदी पहाड़ों से, वो यहाँ पे छोड़ देती है. ओके, वो यहाँ पे छोड़ देती है. और नेक्स्ट टाइम जब क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब फिर ओवरफ्लो होता है तो नदी यहाँ तक फिर आती है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके बाहर नदी को जाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है. तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो इसके बाद जाएगी, अदरवाइज वो इसी के अंदर ही फ्लो करेगी. दैट आर known as
this area is known as flood plain, क्योंकि बाढ़ के पानी से निर्मित हुआ तो ये क्या होगा, ये इसे फ्लड प्लेन कहते हैं और ये जो वाटर लाइन क्रिएट करती है नदी दैट आर नोन एज लेवेस. ओके, द रेज banks are called levees. Okay, as the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and river begins to break up into a number of streams. When the river approaches to the sea, okay, जब नदी जो है समुद्र की तरफ जाती है, स्टूडेंट, तो क्या होता है, उसका फ्लो कम हो जाता है, उसके साथ में सेडिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो उसका फ्लो कम हो जाता है और वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है यही अपने सामने, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से नदी यहाँ से फ्लो नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे तो सेडिमेंट्स आ गए, तो नदी क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी कई डिस्ट्रीब्यूटरीज में. ओके, वो डिवाइड हो जाएगी कई ब्रांचेस में और ऐसे बहना शुरू हो जाएगी जहाँ पे सेडिमेंट्स नहीं होंगे. दैट स्ट्रक्चर आर नोन एज डेल्टा. ओके, दैट स्ट्रक्चर आर नोन एज डेल्टा. The river becomes so slow and it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouths form a delta. Okay? तो जब नदी सेडिमेंट्स को अपने यहाँ पे छोड़ देती है और कई ब्रांचेस में डिवाइड होकर सी की तरफ बढ़ने लगती है, this structure is known as delta. So rivers create different forms of land on the surface of the earth. First land form is waterfall. Next form is meanders. Next is oxbow, next flood plains, and the last is delta. Okay, so dear students, now it's time to write the meaning of the keywords. So dear students, open your copy and write with me. Weather. First keyword is weather. The meaning of this term is breaking up the rocks, on the surface of the earth. On the surface of the earth. Next term is erosion. And the meaning of this term is wearing away of the landscape by different agents. Like water, wind and ice. Like water, wind and ice. Next is meanders. A winding curve. Or bend of a river or road. Bend of a river. Next,
zone, where the mainstream, where the mainstream where the mainstream of the river has cut across the narrow end and no longer flows around the loop of the bend. Around the loop of the bend. Okay, so there are 4 keywords and also the meaning of these keywords. Now your homework is to write the meaning of the deposition, floodplains, and lakes. Your homework is to write the meaning of these keywords: deposition, floodplain, and lakes. Okay, so dear students, today we have talked about how a river creates different forms of land on the surface of the earth. In the next video, we will try to complete the explanation segment of this chapter. So dear students, see you in the next video. Till then, bye. Have a nice day.